वो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का मैं थोड़ी सी रिवीजन कर देता हूँ। 4 वेक्टर नोटेशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की। एक एलिमेंट था मिन्कोव्स्की स्पेस में 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको यहाँ हमने ईटा म्यू विच इज़ मिन्कोव्स्की मीट्रिक, और पोजीशन 4 वेक्टर जो है वो लिखा है एक्स म्यू जो है अगर इसके इंडिसेस ऊपर हैं तो फिर ये इस तरीके से डिफाइन होता है, टाइम कंपोनेंट सी टी, स्पेस कंपोनेंट एक्स वाई जी। और अगर इसका इंडेक्स नीचे हो तो फिर ये इस तरीके से डिफाइन होता है कि इसके जो है टाइम कंपोनेंट जो है वो इसका इंडेक्स जो है वो नीचे हो इसको, फिर यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, और के बाद इसका इन्वर्स मिन्कोव्स्की मीट्रिक का जो कि इसके बराबर होता है, तो इसलिए ईटा और ईटा इन्वर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ईटा ही लिखेंगे। इसके इंडिसेस जो है वो ऊपर होते हैं, और फिर ईटा इंटू ईटा इन्वर्स आई होता है। इसको कंपोनेंट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्रोनेकर डाटा के हवाले से, इसका एक इंडेक्स ऊपर और एक इंडेक्स नीचे होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बना के दे सकता हूँ, जिससे पता चलेगा आप लोग ये चीज़ें समझ हो कि ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा ईटा जो है वो अगर इंडिसेस ऊपर नीचे हों तो फिर डेल्टा है, अगर इंडिसेस नीचे हों या दोनों ऊपर हों तो फिर आप उसको ईटा लिख सकते हो, और नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले का वो इन्वर्स है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है, दो फ्रेम को आपस में कनेक्ट करता है। और एक मिनट, यहाँ पे फिर कॉल्स आती रहेंगी, इसको पहले जो मैं अच्छा जी, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अगर रिलेटिव वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो उसकी फॉर्म ये होती है गैमा माइनस गैमा बीटा माइनस गैमा बीटा वी बाई सी है, और ये एक्स के लॉन्ग है, एक कंपोनेंट है इसका, वाई और जी वाला ज़ीरो है। तो फिर जो है ठीक है, सही है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है इसमें एक इंडेक्स ऊपर होता है, एक इंडेक्स नीचे होता है, और लैम्डा ट्रांसपोज ईटा लैम्डा इक्वल्स टू ईटा। इसके जो है वो 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। 3 जो है वो ऑर्डिनरी रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं 3 स्पेस में, और ये जो है ये आप समझो कि ये भी एक तरह की रोटेशन है 3, लेकिन इसमें एक टाइम एक्सिस होता है, एक टाइम एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, एक टाइम एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक टाइम एक्सिस और एक जी एक्सिस। तो 3 डायरेक्शन में आप जो है रिलेटिव फ्रेम की मोशन को डिस्कस कर सकते हो। लारेंस ट्रांसफॉर्मेशन से इसका ताल्लुक है, ये ऑर्डिनरी रोटेशन 3 स्पेस की है, तो लैम्डा के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन इन जनरल मौजूद है। जो ऊपर लैम्डा लिखा हुआ एक स्पेसिफिक केस के लिए है, ठीक है। इसमें जो है वो एक्स के अलोंग जो रिलेटिव मोशन है, वाई के अलोंग भी आप ले सकते हो और जी के अलोंग भी ले सकते हो। जनरल फॉर्म जो लैम्डा की है इसी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से वो हमने ड्राइव की। इसमें अब जो बीटा है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों फ्रेम की, वो इन जनरल किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में है, उसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई भी है और जी भी है। तो फिर आप जो है उसको इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ बार बार मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ कि टाइम कंपोनेंट ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेस कंपोनेंट अगर आप ऊपर या नीचे करते हो तो एक माइनस साइन आता है, जैसे कि ये है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर इसके अलावा फिर हमने ऊपर वाला मैट्रिक्स रिप्रोड्यूस किया था। अच्छा, अब कोई भी 4 वेक्टर है, 2 4 वेक्टर हैं, इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे तो वो मैंने आपको बताया। इसमें टाइम कंपोनेंट का प्रोडक्ट आता है दोनों के, और फिर डॉट प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स का आता है। किस तरीके से कोई भी 4 वेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये है, इसमें लैम्डा आता है, ठीक है। और हमने प्रूव किया कि जो डॉट प्रोडक्ट है, 4 डॉट प्रोडक्ट, ये लॉरेंस स्केलर है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी जो है आप प्रूव कर सकते हो। तो इस तरीके से
ज़्यादा फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं लैम्डा इनवर्स अगर जो है वो। अच्छा जी। सही। यहाँ पर इसके बाद फोर वेलोसिटी की बात हुई। फोर वेलोसिटी आपने देखा कि वो किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। इसका टाइम कंपोनेंट गैमा सी है और स्पेस कंपोनेंट गैमा वी है। इसका स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर है। इसके साथ आपने एम लगा दिया। एम लगाने से आप एक और डेफिनेशन बना सकते हो, वो है फोर मोमेंटम की। एम को आपने इस डेफिनेशन में जूम करना है कि लॉरेंस इनवेरिएंट है, वो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली निकल के भी आता है कि बी स्क्वायर जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, विच इज़ एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर तो लॉरेंस इनवेरिएंट है, तो एम भी लॉरेंस इनवेरिएंट है। किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म होगा, उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा जैसे कोई भी आर्बिट्रेरी फोर वेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है। तो पी म्यू प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू। इसका जो टाइम पार्ट है उसको हमने एनर्जी के साथ आइडेंटिफाई किया। स्पेस पार्ट जो है इसका मोमेंटम है। और मैथलेस केस में हमने कुछ चीज़ें देखी कि एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान ये रिलेशन होल्ड करते हैं, इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। और ये मैथलेस पार्टिकल हमेशा सी स्पीड के साथ दौड़ते हैं। इसकी एनर्जी और मोमेंटम रिलेटिविटी जो है वो बताने से कासिर है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि ई जो है वो एच एफ के बराबर है या एच सी ओवर लैम्डा के। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की और फिर मैंने फोर मोमेंटम आपको बताया। मैं मोमेंटम जो है वो थ्री स्पेस मोमेंटम और उसकी मैग्नीट्यूड एज अ टाइम कंपोनेंट। स्क्वायर अगर फोर मोमेंटम का करोगे तो जीरो आएगा क्योंकि मैस नहीं है इसका। ट्रांसफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो एनर्जी और मोमेंटम की। ह्यूमन कॉस की फोर स्पेस मैंने इंट्रोड्यूस की और इसको आपने लिखा के म्यू इक्वल्स टू एम एल्फा। तो ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ आपने बना दिया है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। तो के म्यू जो है वो एम अल्फा। और के म्यू क्या है, ये यहाँ पे फोर्सेस आ जाती हैं। इसका टाइम कंपोनेंट स्पेस कंपोनेंट किस तरीके से रिलेटेड है वो हम लोगों ने नीचे देखा भी है, ये यहाँ। ठीक है, तो गैमा टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी टाइम कंपोनेंट और स्पेस कंपोनेंट जो है वो गैमा टाइम फोर्स से भी लिखा जा सकता है। जो टाइम कंपोनेंट है वो गैमा टाइम्स बीटा डॉट एफ है और जो स्पेस पार्ट है वो गैमा टाइम्स फोर्स है। तो के म्यू कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफॉर्म करता है जैसे कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर करता है, वो आपको पता है। तो फिर आप जो है फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो तो वो आप चेक कर लो। यहाँ पे कुछ मैं बता दूंगा यहाँ पे फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सरसाइजेज हैं ये भी आप देखो करके। के जो है वो यू के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो है। वर्क एनर्जी थ्योरम है वो वर्क एनर्जी थ्योरम भी कल हमने पढ़ लिया था। इसमें जो है आज हम जो शुरू करेंगे आज का टॉपिक वो है रिलेटिविस्टिक कोलियंस। आप लोगों ने कोलियंस पढ़ी थी, नॉन रिलेटिविस्टिक, अब जो है रिलेटिविस्टिक कोलियंस है। जैसा कि मैंने बताया था कि कोलियंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, एंड एंगुलर मोमेंटम जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, इन एनी कोलिजन, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक। तो यहाँ पे अब आप देखो ये के म्यू फोर्स से इसका ताल्लुक है। ये अगर ज़ीरो हो जाता है तो डी पी म्यू बाई डी टाउ जो है ये ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम जो है और मोमेंटम वो ज़ीरो है। ऐसी स्टेटमेंट है, ये किसी भी फ्रेम में इन्वेरियंट है। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करो पी को तो यहाँ पे पी प्राइम आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट इस नोटेशन, इस सारी नोटेशन का फ़ायदा ये है कि जो फोर मोमेंटम कंजर्वेशन है इसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन जो है दोनों मौजूद हैं। और दोनों जो हैं वो क्या हैं, फ्रेम इनवेरिएंट हैं। फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते कि कौन सा फ्रेम आप लेते हो, सेंटर ऑफ मैस फ्रेम लेते हो या लैब फ्रेम लेते हो। तो डाटा पी म्यू इक्वल टू ज़ीरो और डाटा ई इक्वल टू ज़ीरो और डाटा पी इक्वल टू ज़ीरो पता है, ठीक है। तो ये इस लैंग्वेज को यूज़ करने का बहुत फ़ायदा है और ये भी आगे आप देखोगे आज। तो अब इसमें दो केसेस हैं। इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो है वो कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, पार्टिकल जो है वो टूटते नहीं, पार्टिकल इंटैक्ट रहते हैं। तो इस वजह से उनका हर पार्टिकल का मास जो है काइंड ऑफ कंजर्व रहता है, ये ठीक है। तो असल चीज़ है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक में जो है पार्टिकल चेंज हो जाता है कि कुछ का कुछ बन जाता है, उसका मास चेंज हो जाता है।
तो इलास्टिक पिलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो जिस तरह पहले था यहाँ पे भी वैसे ही है। तो अब आप देखोगे कि फोर्ड नोटेशन का फ़ायदा क्या है, इससे आप कितने आसानी से एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन को एट अ टाइम यूज। इसमें हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल है कि एक पाइऑन है और वो डिके करता है। लेट से आप इसके रेस्ट फ्रेम में हैं और ये डिके करता है, तो एक म्यूऑन और एक एंटी न्यूट्रिनो जो है वो बनता है म्यूऑन वाला। तो दो पार्टिकल्स में डिके करता है। और यहाँ पे और आगे भी अगर किसी पार्टिकल की मैं बात करूँगा, उसमें जो ये न्यूट्रिनो हैं, इनको आपने इनका मैस ज़ीरो लेना है। ठीक है, अगरचे कि इनका अभी नॉन ज़ीरो मैस एग्जिस्ट करता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो चुका है, लेकिन वो इतना टाइनी है कि हमारी जो यहाँ की डिस्कशन है उसके लिए मैटर नहीं करता। तो इसका जो मैस है हम ज़ीरो लेंगे, न्यूट्रिनो कहीं पे भी आएगा उसका मैस हम ज़ीरो लेंगे। तो पाइऑन है और म्यूऑन है, ये मैसिव है, और ये न्यूट्रिनो जो है ये मैसलेस है। तो जब ये डिके करता है तो क्वेश्चन इसने ये किया हुआ है कि जो म्यू है ये किस वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ दौड़ता है। तो क्वेश्चन ये है आपका कि ये आपने फाइंड करना है कि इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, और एम न्यू को कहता है ज़ीरो ले लें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप फाइंड करोगे एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन को लगा के। अब क्योंकि पाइऑन जो है वो रेस्ट पे है, तो इसका जो एनर्जी है वो एम पाई सी स्क्वायर जो है वो बन जाएगी। अब ये है कि बार बार मैं सी नहीं लिखूँगा, सी को हम वन कर देंगे, जब ज़रूरत होगी सी को दोबारा लिख लेंगे। तो ये यूनिट्स कभी सी को वन कर दूंगा, कभी सी लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो सी जो है वो जस्ट आपकी यूनिट्स बैलेंस करने के लिए आप आराम से दोबारा से लिख सकते हो। तो ई जो है वो यहाँ पे रेस्ट पे है, तो ये इसकी वैल्यू ये है। और ये जो पार्टिकल है ये तो मूव कर रहा है, तो ई म्यू जो है एम म्यू स्क्वायर प्लस पी म्यू स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे आप थ्री मोमेंटम कंजर्वेशन जब लगाते हो तो क्या बनेगा, इसका मोमेंटम जो है वो बराबर होगा सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ म्यूऑन एंड एंटी न्यूट्रिनो जो है। तो ये पी पाई हो गया, ये पी म्यू, ये पी एंटी न्यूट्रिनो। अब पी पाई जो है उसके आप रेस्ट फ्रेम में हो तो पी पाई ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है कि म्यूऑन का जो मोमेंटम है वो अपोजिट है एंटी न्यूट्रिनो के मोमेंटम के। अच्छा, इससे पता चल गया कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो एनर्जी जो है वो आपको पता है मैसलेस पार्टिकल की, क्योंकि न्यूट्रिनो मैसलेस है, तो इसकी एनर्जी इसके मोमेंटम की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। यहाँ पे सी आता है, वो मैंने आपको बता दिया कि हम सी जो है वो वन किया हुआ है। तो ई जो है वो इसके बराबर है, इसके बराबर भी लिख सकते हो, और फिर पी म्यू के बराबर भी लिख सकते हो ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन। अब ये आपने हम थ्री मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और यहाँ पे आपने अलग से एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। एनर्जी कंजर्वेशन है ई पाई इक्वल्स टू ई म्यू प्लस ई एंटी न्यूट्रिनो। ई पाई रेस्ट फ्रेम में एम पाई के बराबर है, ई म्यू हमने ऊपर एक्सप्रेशन इसका लिखा वो आप यहाँ लिख सकते हो एम पाई स्क्वायर प्लस पी म्यू स्क्वायर। और ये जो है ये इसको भी हमने लिखा ये। अब इसमें सिर्फ एक ही अननाउन है, वो है पी म्यू। इसको आप निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके इसके जो स्क्वायर्स वगैरह करके, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाता है। फिर पी म्यू जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, पी म्यू अगर आपको पता चल गया तो आप जो है यहाँ इसकी वैल्यू पुट करके ई म्यू निकाल सकते हो। ये ई म्यू निकाल लिया, एम पाई स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर टू एम पाई जो है। तो आपके पास जब एनर्जी भी आ गई और मोमेंटम भी आ गया उस पार्टिकल का, तो फिर उसकी स्पीड निकालना मुश्किल काम नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे ये मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब है क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा इससे बड़ी होगी। तो एम पाई जो है वो बड़ा होगा एम म्यू से। दूसरा पार्टिकल तो रेस्ट पे है, तो एम पाई जो है वो बड़ा होगा म्यू से। जब तक ये पार्टिकल इससे बड़ा नहीं होगा तो ये इसमें डिके भी नहीं कर सकता। ये ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है। ठीक है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एम पाई जो है वो यहाँ पे। ठीक है, अगर ये दोनों मैसेज बराबर भी हो जाए तो फिर खैर ये मोशन अगर आप जीरो कर दो तो फिर ये एम पाई जो है एम म्यू के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे खैर यहाँ से तो खैर एम पाई जो है ग्रेटर और इक्वल टू एम म्यू जो है
इसके साथ मोमेंटम कंजर्वेशन भी आती है, दोनों चीज़ें आती हैं। खैर, तो ये जो है, अब आपने स्पीड निकालनी थी, क्वेश्चन तो स्पीड का था, तो मोमेंटम को आप डिवाइड कर लो ई से, सी को 1 कर दो तो कोई नहीं, तो आंसर ये आ जाता है। आखिर में आंसर आपको पता है कि इसकी यूनिट स्पीड की होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे सी लिख सकते हो बस। तो एम पाई माइनस एम म्यू ओवर एम पाई स्क्वेयर प्लस एम म्यू। तो आपने देखा कि कितनी मुश्किल के साथ हमने ये सारी जो चीज़ें ये निकाली। ठीक है, अब आपको जो है वो यही कैलकुलेशन दोबारा करेंगे हम, लेकिन यूजिंग फोर मोमेंटम कंजर्वेशन। फोर मोमेंटम कंजर्वेशन से करेंगे। तो लेट से मैं इसको लिखता हूँ, आप देखो इसको। तो फोर मोमेंटम कंजर्वेशन में आपके पास क्या चीज़ है, पाइऑन है शुरू में, ठीक है, और फिर जो है उसका म्यूऑन है, फिर जो है आपके पास न्यूट्रिनो है ये, ठीक है, और डाल देते हैं। ये जो है असल में फोर मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो आप चाहो तो इसके साथ हम ऊपर म्यू, म्यू में ये है कि ये म्यू ऑन की वजह से, ये म्यू ऑन पार्टिकल है और ये म्यू इंडेक्स है, ये हो जाएगा। इसमें म्यू के बजाय म्यू भी नहीं लिखते, फिर क्या करें, म्यू न्यू अल्फ़ा लिख लेते हैं, अल्फ़ा जो है इस तरीके से, ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ये अल्फ़ा पे जो है ये इसी तरीके से वो फोर वेक्टर को बता रहा है आपको कि फोर वेक्टर 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। ये फोर मोमेंटम कंजर्वेशन है, इसके साथ एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन आपने दोनों एक टाइम में लगा दिए। अच्छा, तो अगर हमें लेट से एनर्जी फाइंड करनी है, इसमें सारी ट्रिक्स चलती हैं। एनर्जी फाइंड करनी है म्यू ऑन की, ठीक है, म्यू ऑन की आपने एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये जो है, अगर मैं इसको दोबारा रीराइट कर लूँ कि ये वाली चीज़ इधर ही रहने देते हैं और म्यू ऑन जो है वो दूसरी साइड पे ले आते हैं माइनस के साथ। तो मैंने इसको रीराइट कर लिया, जो म्यू ऑन वाला फोर मोमेंटम था वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया। अब इसका आप स्क्वायर कर लो। अब स्क्वायर करोगे इसका तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो है आपके पास ये स्क्वायर बन जाएगा, इधर जो है ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जो है ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। एक और टर्म आएगी जो इनका डॉट प्रोडक्ट है। माइनस के साथ, -2 टाइम्स ये, और यहाँ पे म्यू था वो गायब हो गया। डॉट जो है वो कैसे आएगा, यहाँ से ये ठीक हो गया। तो ये आपने इसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने का ये फ़ायदा है कि पी न्यू जो है ये तो एकदम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा पी न्यू, क्योंकि मैसलेस पार्टिकल है, मैसलेस पार्टिकल का फोर मोमेंटम स्क्वायर 0 होता है, तो ये तो गया, ठीक है। और पी पाई स्क्वायर जो है वो क्या होता है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एम स्क्वायर लिखूँगा, सी को हमने 1 किया हुआ है आसानी के लिए कि बार बार ना लिखना पड़े। तो ये आपका जो है ये इसको एम पाई स्क्वायर कर दिया, ठीक हो गया। इसको ये कर लेते हैं इस तरीके से। तो जो है इसके साथ भी यही है कि ये भी पी स्क्वायर जो है वो एम म्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये रह गया आपका डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट जो है इसको आप ओपन करना है आपने। इसमें सबसे पहले तो एनर्जी आती है दोनों की, यानी टाइम कंपोनेंट आता है। टाइम कंपोनेंट जो इसका आएगा वो ई पाई, और इसका आएगा इस तरह ई म्यू।
बस स्पेस पार्ट आता है माइनस करके, लेकिन वो तो क्योंकि ये रेस्ट पे है पाई ऑन, तो स्पेस पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा इसका। आपकी देखो कितनी सिंपल वे में बस ई पाई ई म्यू जो है वो निकल आया। ठीक है, क्योंकि ई पाई जो है वो क्या है, वो एम पाई के बराबर है, एम पाई के बराबर है। ये इस तरीके से इक्वेशन को अब आपने रीराइट करना है, और ये जो है टाइप कर लिया हुआ, इसको डिवाइड कर दो, और ये से आपने देखा कितनी आसानी से ई म्यू जो है फ़ौरन से निकल आया। ई म्यू जो है वो हमने शायद यहाँ निकाला था, ई म्यू ये निकाला हुआ है। ई म्यू जो है यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ी, और यहाँ पे आपने देखा कि बड़े आसानी के साथ आपके। इसके अलावा जो है अगर आपने अब क्या निकालना है, पी म्यू निकालना है, निकालना है, फिर आप फोर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हो पी म्यू। ये फोर मोमेंटम कंजर्वेशन दोबारा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब आपने पी म्यू निकालना है तो किस तरह निकलेगा, यहाँ पे हमने क्या चालाकी की हुई है, पी म्यू, अच्छा पी म्यू को जो अलग किया, म्यू जो है इसको आप अलग कर लो। पी म्यू को अलग करने का मतलब है कि ये जो चीज़ें उठा के हम इधर रख देते हैं, ये थोड़ी सी एक्सपीरियंस के बाद आपको ये ट्रिक्स पता चल जाएंगी कि किस तरीके से ये तेज़ी से निकलेगा। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये किस तरह तेज़ी के साथ हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर कर लो आप, होल स्क्वायर करोगे तो ये जो है यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 2 और यहाँ पाई है, और यहाँ पे जो है वो आपका न्यूट्रिनो है, ये चीज़ बन गई। ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करना फिर दोबारा आसान है, ये आपका जो है ये एम पाई स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। ये जो है ये इसका मैथ स्क्वायर 0 है न्यूट्रिनो का। पे आपने फिर वही एनर्जी वाली सिचुएशन है कि आपने जो है इसका यहाँ पे पहले एनर्जी वाला पार्ट आएगा, एनर्जी वाला पार्ट जो है वो एम पाई है, और इसका एनर्जी वाला पार्ट जो है वो मैं लिख देता हूँ, ये स्पेस पार्ट आएगा, स्पेस पार्ट पाई ऑन रेस्ट पे है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको ये। अब ई म्यू जो है वो किसके बराबर है, ई म्यू जो है वो क्योंकि मैसलेस पार्टिकल है ये, बराबर है पी न्यू के। मैसलेस पार्टिकल है तो इसकी वैल्यू जो है वो बराबर है ई, और एरो बना के तो ज़्यादा सही है। तो ये हो गया, और ये सही हो गया, और ये जो चीज़ है ये अंदर ले जाते हैं इसको। ये न्यू जो है वो पी न्यू के बराबर है, साथ सी भी आता है जो मैंने 1 किया हुआ है मैसलेस पार्टिकल के लिए, और मोमेंटम कंजर्वेशन आपको बताता है कि पी जो है वो पी म्यू के बराबर है, यहाँ पे म्यू कर ले, ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें हो गई, इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये, यहाँ पे कोई ये डॉट वगैरह नहीं था, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन है। तो अब आपके पास ये ज़ीरो भी हम गायब कर देते हैं, -2 हो गया, और ये जो है सेट पे आएगा। मैं ये जो चीज़ है ये हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे, ये एक स्टेप में आप पी म्यू निकाल सकते हो, एक स्टेप में पी म्यू निकाल सकते हो, नेक्स्ट स्टेप पे हम निकाल लेते हैं ये। तो ये
निकला है पी म्यू, पी म्यू भी निकला है, आपका ई म्यू भी निकला है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर लेते हैं। ये हमने दो चीज़ें निकाल ली और अब इसमें आप देख सकते हो कि आसानी देख सकते हो किस तरह, उसको चेक कर लो पी म्यू का और ई म्यू का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इजी है, इन दोनों की रेशो और उसमें जो है वो पी डिवाइडेड बाय होगा इसमें, और इन दोनों को अगर आप डिवाइड 2 बाई इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाती है इसकी। अब ये सी की यूनिट्स अगर आपने वापस निकालनी है तो आपको पता है कि ये मैसलेस क्वांटिटी बन गई है। तो अब जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास स्पीड है, राइट साइड पे मैसलेस क्वांटिटी है, तो आप सी बाद में रिकवर कर सकते हो कि यहाँ सी आएगा, ठीक है। चाहे आप सी के फैक्टर सारे रख के देख लो, चाहे इस तरीके से कर लो कि सी को सब जगह वन किया, आखिर में जो रिजल्ट है उसमें सी को रिकवर कर लो, आप उसकी यूनिट्स देख। ई निकाल रहे हैं एनर्जी, तो एम सी स्क्वेयर आता है, तो सी स्क्वेयर वहाँ पे वन होगा, तो आप सी स्क्वेयर डाल दोगे। स्पीड निकाल रहे हो तो वो स्पीड होती है। कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी निकाल रहे हो तो फिर क्या है, ठीक है। मोमेंटम निकाल रहे हो तो एम बी यानी वहाँ पे कहीं सी आएगा। अगर आपने से आप ये कर सकते हो। ये आपका तैयार हो गया रिज़ल्ट, और आपने देखा कि किस तरह फोर नोटेशन यूज़ करते हो आपने इसको निकाला। मास्टर ये मेथड हमने कर लिया, और मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। तो मुझे अभी भी याद है कि कंपाउंड स्कैटरिंग हम लोग करते थे बीएससी में शायद, या एफएससी में। अच्छी खासा लंबा एक पेज था जिसको रटना पड़ता था, एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन, और बड़ी आपस में एडिशन मल्टीप्लिकेशन स्क्वेयरिंग करके निकालना पड़ता था। अब आप फोर नोटेशन में देखोगे तो ये काफ़ी आसान है। कंपाउंड स्कैटरिंग, कंपाउंड स्कैटरिंग में क्या होता है कि आपके पास एक फोटान है, और फोटान जो है वो टकराता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो रेस्ट पे है, और टकराने के बाद फोटान जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। वेवलेंथ लैम्डा थी पहले, और अब लैम्डा प्राइम हो गई, और ये जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट फोटान के साथ वो थीटा एंगल है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटान के हिट करने से रिकॉइल करता है किसी एंगल पे, वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अब हमने क्या निकालना है, कंपाउंड स्कैटरिंग में हमने वेवलेंथ शिफ्ट निकालना है, ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। व्हाट इज़ लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल थीटा, इंसिडेंट एंगल थीटा। तो ये है हमारा टास्क, ये निकालना होता है। तो इसकी तरफ चलते हैं। अब इसमें आपके पास ये 1 2 3 4 चार फोर मोमेंटा हैं। इसका इंसिडेंट फोटान का ये मैसलेस है, इसका मोमेंटम लिखना बहुत आसान है। इसी तरीके से स्कैटर्ड फोटान ये भी मैसलेस है, इसका मोमेंटम लिखना आसान है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो इसका भी मोमेंटम लिखना आसान है कि सिर्फ वहाँ पे एम मैस आएगा और बाकी 3 मोमेंटम तो 0 है। इसी तरीके से स्कैटर्ड, तो हम मोमेंटा पहले लिख लेते हैं। तो फोर मोमेंटा, ये जो गैमा का फैक्टर है इसका मतलब है फोटान, ठीक है। इंसिडेंट फोटान, इसका फोर मोमेंटम क्या है, इसकी मोमेंटम जो टाइम पार्ट है वो मैंने बताया था आपको, मैसेज पार्टिकल का वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 मोमेंटम, और स्पेस पार्ट 3 मोमेंटम। इसी तरीके से जो स्कैटर्ड है उसके लिए प्राइम यूज़ कर लो आप, और जो इलेक्ट्रॉन है वो के रेस्ट पे है तो उसकी एनर्जी जो है वो एम जो है वो एम सी स्क्वेयर बन जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी ओवर सी आता है, तो ये एम इलेक्ट्रॉन सी आ गया, और ये रेस्ट पे है तो इसका 3 मोमेंटम 0 है। और फोटान के लिए जो मोमेंटम है वो एच ओवर लैम्डा होता है, स्कैटर वाले के लिए एच ओवर लैम्डा प्राइम। तो बस आपने ये 3 चीज़ें लिख ली, इतना भी काफ़ी है बस, ठीक है। ये 3 मोमेंटम लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एक रेस्ट पे है और 2 मैसलेस हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है आपने,
तो पी गैमा म्यू ये इंसिडेंट हो गया, पी ई म्यू ये आपका रेस्ट पे, और ये स्कैटर्ड पी गैमा प्राइम म्यू, और ये पी ई इस तरीके से, ठीक है। अब जो है इसमें भी वहाँ सारी ट्रिक की बात है, इसको मैंने नहीं लिखा, तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि ये वाली जो चीज़ है ये निकाल लें आप बाकियों की टर्म में। तो पी ई गैमा ये मैंने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया। अब इसका अगर आप स्क्वायर कर लो, तो आप देखो ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है ये बनेगा, जो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इसका स्क्वायर आ गया, फिर इसका स्क्वायर आ गया, फिर इसका स्क्वायर आ गया, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर इन दो का डॉट फर्स्ट और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट, और फिर लास्ट टू का डॉट प्रोडक्ट। इसमें माइनस साइन आ रहा है तो ये दो माइनस साइन आ गए, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये फ़ौरन ख़त्म हो गई। किस तरीके से, क्योंकि हमें पता बराबर होता है मैथ स्क्वायर के, तो मैथ स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। इसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रॉन है, वो बस फ़र्क इतना है कि ये स्कैटर्ड है, ये रेस्ट पे है। स्टिल पी स्क्वायर जो है वो एम स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। ये फोटान है, इसका जो है 4 मोमेंटम स्क्वायर ज़ीरो होता है, ये स्कैटर्ड है, इसका भी ज़ीरो होता है। अब ये डॉट प्रोडक्ट आपने 3 खोलने हैं, इन दो डॉट प्रोडक्ट ये जल्दी खुल जाएंगे आसानी से, क्योंकि यहाँ पे पी ई जो है ये रेस्ट पे है, तो सिर्फ एनर्जी पार्ट जो है कंट्रीब्यूट करेगा। एनर्जी पार्ट आपका एम के बराबर है, और यहाँ पे फिर इसका एनर्जी पार्ट, और इन दोनों का जो एनर्जी पार्ट है वो पी मैग्नीट्यूड और पी प्राइम मैग्नीट्यूड है। तो आप यहाँ देख लें 2mc पी मैग्नीट्यूड, 2mec पी प्राइम मैग्नीट्यूड। ये जो है ये थोड़ा सा इसमें दोनों टर्म आएंगी, एनर्जी वाली भी और स्पेस भी। तो यहाँ पे एनर्जी वाला जो पार्ट है वो पी मैग्नीट्यूड और पी प्राइम मैग्नीट्यूड है, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है माइनस साइन के साथ, ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये पूरी इक्वेशन जो है वो लिख ली। अब यहाँ पे आप देख लो कि ये वाला जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये ज़ीरो आ गया है, यहाँ पे ये टर्म रह गई, ये टर्म रह गई, और ये टर्म, इनमें भी आप 2 जो है वो कॉमन ले सकते हो, 2 भी मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट अगर खोलते हो तो पी की मैग्नीट्यूड आएगी, और फिर पी प्राइम की मैग्नीट्यूड आएगी, और काज ऑफ द एंगल बिटवीन पी एंड पी प्राइम, वो आप देख सकते हो कि वो एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। ये पी की डायरेक्शन है और ये पी प्राइम की डायरेक्शन है, इसके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप ये पी पी प्राइम जो है ये कॉमन ले सकते हो, ये कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बन गया। और अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इसको इस साइड पे ले आओ, वहाँ पे माइनस साइन आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिचुएशन बन गई। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये बन गया। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दो एम ई सी पी मैग्नीट्यूड और पी प्राइम मैग्नीट्यूड के साथ, तो आप देखो यहाँ पे एम सी जो है फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 ओवर पी प्राइम आ जाएगा, अगली वाली में 1 ओवर पी आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एम ई सी आ जाएगा। अब P जो है वो आपको पता है वो h ओवर लैम्डा है, ये h ओवर लैम्डा प्राइम है, और यहाँ पे आपके, ठीक है। इसके बाद h जो है आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम बन गया, विच इज़ द शिफ्ट इन वेवलेंथ, ठीक है। डेल्टा लैम्डा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, और यहाँ पे जो है h ओवर एम ई सी जो है वो उसको हमने लैम्डा सी कह दिया, विच इज़ कॉल्ड द कॉम्पाउंड वेवलेंथ। तो ये आपका फार्मूला देखो निकला है कितनी एलिगेंस से। इस सारी कैलकुलेशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप 4 मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ कर रहे हो। इस नोटेशन में एनर्जी कंजर्वेशन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन और 3 मोमेंटम कंजर्वेशन एक ही टाइम में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लॉरेंस इनवेरिएंस है। लॉरेंस इनवेरिएंस जब आप इसका स्क्वायर करते हो, आपको पता है कि क्वांटिटी लॉरेंस इनवेरिएंट है, वो जो कि बराबर है, ठीक है, किसी फ्रेम में भी उसकी वैल्यू सेम है, एम के पर एम सी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह ये डॉट प्रोडक्ट भी। तो लॉरेंस इनवेरिएंस और 4 मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों मिलके ये पावरफुल लैंग्वेज में आप देख सकते हो कि रिजल्ट तेज़ी के साथ निकाले जा सकते हैं।
और जो यहाँ पे निकाले हुए कॉम्पाउंड वेवलेंथ आपने फ़ौरन से यहाँ पे निकाल लिया। थोड़े से ट्रिवियल स्टेप्स हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पाउंड स्कैटरिंग का। तो कोई भी इस तरह की कोई स्कैटरिंग अगर दी जाती है, कोई चीज़ आपसे पूछ ली जाती है हमें, क्योंकि ये एंगल जो है ये निकाल लो आप, या इस तरह की कोई चीज़, तो आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस चाहिए होगी कि जिससे आप ये चीज़ें निकाल सको। तो कॉम्पाउंड वेवलेंथ आ गई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ, अगर स्टूडेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। तो स्टूडेंट का किसी का अगर कोई क्वेश्चन है। अच्छा, चलो फिर आगे अब आपको मैं डॉपलर शिफ्ट बताता हूँ, ठीक है। रिलेटिविस्टिक डॉपलर शिफ्ट, ये मेरा ख्याल है मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, जो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है, और वहाँ पे आपने देखा था। आप यहाँ पे आप 4 नोटेशन के ज़रिए देखो, ये चुटकियों में आप निकल के आएगा, ठीक है। 1-2 स्टेप के अंदर ये आपके पास डॉपलर शिफ्ट आ जाएगा। तो वहाँ पे भी आपके पास 2 चीज़ें थी, 2 फ्रेम थे। एक वो फ्रेम था जहाँ पे आपकी जो लाइट है, लाइट का सोर्स है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो एक सोर्स फ्रेम है जहाँ पे लाइट पड़ी हुई है, और एक डिटेक्टर फ्रेम कह सकते हो आप, जो कि एक डिफरेंट फ्रेम है जहाँ पे उस लाइट को देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों रिलेटिव मोशन में, डिटेक्टर कह लो आप उसको या ऑब्जर्वर कह लो जो है। तो लाइट और ऑब्जर्वर या डिटेक्टर जो है वो 2 फ्रेम है। तो लाइट वाला जो फ्रेम है उसको एस प्राइम कह देते हैं। उसमें मोमेंटम अगर आप लिखते हो तो पी, ठीक है, पी प्राइम म्यू इस तरह लिखा जाएगा। तो सोर्स का जो यहाँ लाइट का सोर्स पड़ा हुआ है, उस फ्रेम में अगर आप लाइट को देखते हो तो आप मोमेंटम उसका इस तरीके से लिखोगे, प्राइम, ठीक है। तो ये लाइट के लिए मोमेंटम लिखा। लाइट क्योंकि वो मैसलेस फोटान की सेंस रखती है, तो उसका मोमेंटम जो है वो आप इस तरीके से लिखोगे। और यहाँ पे पी जो है वो क्या होगा, एच ओवर लैम्डा प्राइम, या फिर आप फ्रिक्वेंसी में भी लिख सकते हो एच एफ प्राइम ओवर सी। इसी तरीके से जो दूसरा फ्रेम है उसमें आपके विदाउट प्राइम आ जाएंगी सारी क्वांटिटी, बस ये 2, ठीक है। जैसा आपको मैसलर पार्टिकल का मोमेंटम आता है एक स्टेप, दूसरा आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता है। ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने आपको बताई है कि किसी भी 4 वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन वो ऐसी ही है, ठीक है। पी म्यू प्राइम इक्वल्स टू लैम्डा म्यू अल्फा पी अल्फा। अच्छा, अब आपको जो चीज़ चाहिए वो आपका काम बन जाएगा ज़ीरो कंपोनेंट से। तो अगर आप म्यू जो है यहाँ पे ज़ीरो ले लो, तो जो है ज़ीरो, अगर आप ज़ीरो ले लोगे तो क्या बनेगा। अच्छा, दूसरा मैंने जो है यहाँ पे लैम्डा जो है, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट कर दी है। इसमें लैम्डा ज़ीरो ज़ीरो जो है वो गैमा होता है, लैम्डा आई ज़ीरो जो है वो माइनस गैमा बीटा होता है, लैम्डा ज़ीरो ये जो है ये इस तरीके से होता है। इसकी शायद हमें ज़रूरत यहाँ पे अभी ना पड़े, तो इतना ही काफ़ी हो। ज़ीरो आई जो है, ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो म्यू को जो है मैंने ज़ीरो कर दिया, तो हमारे पास जो चीज़ बनी इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पे ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया। यहाँ अल्फ़ा की जगह समेशन है, पहले ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो आ गया, और फिर यहाँ पे स्पेस पार्ट आएगा। आई जो है वो वेरी करता है फ्राम 1 to 3, 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से। तो आपके पास बन गया। अब यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए इसकी, और इसकी वैल्यू हमारे पास लैम्डा ज़ीरो ज़ीरो और लैम्डा, ये वैल्यू आप पुट कर लो। और पी ज़ीरो जो है वो आपका यहाँ देख लो आप, पी प्राइम ज़ीरो पी प्राइम ये है, और पी प्राइम जो एच एफ ओवर सी, तो एच एफ प्राइम ओवर सी। और यहाँ पे लैम्डा ज़ीरो ज़ीरो गैमा है, ये गैमा आ गया। और पी ज़ीरो जो है वो एच एफ ओवर सी, और ये जो है लैम्डा ज़ीरो आई, ये आपका बन गया, क्या बन गया ये, हाँ ये माइनस के साथ जो है ये बन गया गैमा बीटा आई, इसका इंडेक्स अगर ऊपर है तो ये, और ये पी आई जो है ये स्मॉल पी आई बन गया वेक्टर। अब ये जो है डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये आपने लिख लिया। गैमा दोनों में कॉमन आता है, वो बाहर ले लिया, एच एफ ओवर सी माइनस बीटा डॉट पी बन गया।
जो है फिर इसको आप जो है ये स्टेप ऊपर ही कर लेते हैं। ये बन गया आपके पास। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो तो इन दोनों के दरमियान अगर एंगल जो है वो थीटा है तो इस तरह लिख सकते हो आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मैग्नीट्यूड आ गई पी की, इसको भी आप एच एफ ओवर सी लिख सकते हो इस तरीके से। तो एच एफ ओवर सी जो है यहाँ पे भी आ गया, एच एफ सी जो है इसको कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, कॉमन ले लिया तो आपके पास ये बन गया। अब दोनों तरफ एच ओवर सी जो है वो आप कैंसिल कर सकते हो, तो एफ प्राइम इक्वल्स टू गैमा टाइम्स एफ वन माइनस बीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करेगा कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं या अपोजिट है, तो उससे आपको जो है वो पता चल जाएगा। बी जो है रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो फोटॉन को आप देख रहे हो वो तो वो क्या एंगल बना रही है। अगर तो वो फोटॉन की डायरेक्शन में ही जा रही है तो इट मीन्स कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हो, ठीक है। सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और अगर वो जो है वो आप उसकी तरफ जा रहे हो, सोर्स की तरफ, वो फोटॉन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, तो एंगल जो है वो 180 बन जाएगा। तो थीटा जीरो करोगे तो यहाँ बीटा बन जाएगा माइनस बीटा, और थीटा पाई करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये दो केसेस मैंने आप लोगों को अप्रोचिंग और रिसीडिंग वाले पहले ही करा दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास एक ज़्यादा जनरल रिजल्ट मौजूद है उससे, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप 90 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 90 जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, तो उसमें भी आपके पास आंसर आ रहा है कि एफ प्राइम इक्वल्स टू गैमा एफ जो है। इन जनरल इसको इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। थीटा जो है वो वी ओवर सी है, और यहाँ पे जो है थीटा पी मोमेंटम के बजाय आर यूनिट वेक्टर लिख दिया जाता है। आर यूनिट वेक्टर जो है वो आपका जो है वो आपकी लाइन ऑफ साइट कह सकते हैं इसको, जो है वो ऑब्जर्वर की यहाँ लिखी हुई है लाइन ऑफ साइट जो है, मेरा ख्याल है ये लाइट की होगी, ठीक है। चलो मैं इसको ज़रा कंफर्म कर लूँगा पी के हवाले से। पी जो है वो ठीक ठीक है, पी मोमेंटम के वाले से ठीक है। ऑब्जर्वर ही की लाइन ऑफ साइट जो है वो एक या नहीं, ऑब्जर्वर जो देखेगा। चलो खैर इसको मैं देख लूँगा थोड़ा सा। तो खैर ये मैंने आपको यहाँ इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बता दी इसको। यहाँ पे ये हमारा हो गया रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, और हमने स्कैटरिंग भी कर दी, और भी छोटी मोटी स्कैटरिंग जो है वो हमने डिस्कस की। अभी मज़ीद और आपको इंटरेस्टिंग स्कैटरिंग जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इससे पहले एक और चीज़ भी है, ये जो मोमेंटम आपने लिखा है यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपने ज़ीरो ली थी, ठीक है। म्यू की वैल्यू ज़ीरो ली थी, तो यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू आप 1 2 3 यानी कि आई लो, म्यू की वैल्यू अगर आई लो तो फिर जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या चीज़ मिलती है, तो ये भी एक्सरसाइज के तौर पे आप लोग इसको देखो। तो आगे चल के हम थोड़ा एक जनरल जो है टू पार्टिकल स्कैटरिंग डिस्कस करेंगे, और जिस तरीके से हम लोगों ने नॉन रिलेटिविस्टिकली जो है इसको डिस्कस किया था, और वहाँ पे हमने डिस्कशन की थी वेलोसिटीज़ की टर्म में। आप यहाँ देखोगे कि रिलेटिविस्टिकली उसको कैसे देखा जाता है, और वहाँ पे जो है फिर हमने लैब फ्रेम बनाया था और सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और उसमें जो है चीज़ें देखी थी किस तरीके से डिफरेंट एनर्जीज और ये वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरेस्टिंग एंगल्स जो हैं उनको रिलेट किया था। तो यहाँ पे वही करेंगे, और किनेमेटिक तक रहेंगे हम, डायनेमिक्स यानी क्रॉस सेक्शन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किनेमेटिकली चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे भी आप टू पार्टिकल स्कैटरिंग देख लो आप, ये दो पार्टिकल जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, ए और बी, टकराने के बाद ये सी और डी हो जाते हैं इन जनरल, ठीक है। तो इसका स्पेशल केस ये होगा, ये तो इन जनरल इन इलास्टिक कुलियन को भी शामिल कर रहा है। अगर आप यहाँ इलास्टिक कुलियन होगी तो ए जो है वो जैसे सी है, ये ए ही रहेगा यानी सी ए बन जाएगा, बी जो है वो डी वो एक चीज़ हो जाएंगे, यानी कि बी जो है बी ही रहेगा इस तरीके से। अदरवाइज़ यहाँ पे स्कैटरिंग के बाद ये चेंज हो जाते हैं, सी और डी कुछ बन जाते हैं। तो अगर आपके पास ये है a प्लस बी गोज़ टू सी प्लस डी, तो इसके लिए फोर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप लिखते हो तो वो बनेगा आपका पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू पी सी प्लस पी डी, ये बन गया। अब ये अगर बन गया तो मैं आपको कहूँ कि ये आपके पास रिलेशन है, और आप पी ए पी बी पी सी पी डी से लॉरेंस स्केलर बनाओ, लॉरेंस स्केलर बनाओ इंटरेस्टिंग किस्म के।
तो वो क्या बनाओगे आप जो है, ठीक है। इसमें जो अनइंटरेस्टिंग लॉरेंस स्केलर होंगे वो होंगे, आप कहोगे कि मैं पी ए का स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायर लेने हैं असल में, ठीक है। पी ए का स्क्वायर जो आप लोगे तो पी ए का स्क्वायर जो है वो मैथ्स होता है, वो तो हमें पता है, उसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। इसी तरह पी बी का स्क्वायर, तो असल में यहाँ पे आप दो मोमेंटम्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर बनाओगे, जो कि सब कुछ इंटरेस्टिंग क्वांटिटी बनेगी। तो आप कितने बना सकते हो, यहाँ पे 4 हैं, तो आप टर्न्स आउट कि आप 3 बना सकते हो, क्योंकि एक जो है वो इस रिलेशन की वजह से एलिमिनेट हो रहा है। तो 3 बना सकते हो, 3 भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये एक बनाया, ये एस, इसका नाम एस रखा कि पी ए प्लस पी बी होल स्क्वायर, ये एक लॉरेंस स्केलर बनाया आपने, लॉरेंस इनवेरिएंट, ठीक है। और पी ए प्लस पी बी क्योंकि बराबर है पी सी प्लस पी टी के, तो पी सी प्लस पी टी का स्क्वायर, तो ये दोनों एक काउंट होंगे, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से। इसी तरीके से आप जो है अगर पी ए के साथ पी सी को मिला लेते हो, ठीक है, पी बी को इधर ले जाओ और पी सी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो पी ए माइनस पी सी होल स्क्वायर, ये भी एक लॉरेंस स्क्वेयर बना सकते हो आप, इसका नाम हम टी रख देते हैं। तो ये पी डी माइनस पी बी होल स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमने जो है सी को इधर लेके आए थे, अब आप डी को भी लेके आ सकते हो कि डी को इधर ले आओ आप और बी को इस साइड पे ले जाओ, तो ये पी ए माइनस पी डी होल स्क्वायर बन जाता है। इसका नाम हमने यू रख दिया, पी सी माइनस पी बी होल स्क्वायर। ये ऐसी क्वांटिटीज है, ये लॉरेंस इनवेरिएंट है। लॉरेंस इनवेरिएंट मींस ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी फ्रेम में आप कैलकुलेट करोगे इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक। तो ये एस टी यू, इनका नाम है मेंडल स्टैम वेरिएबल, इनको कहते हैं मेंडल स्टैम वेरिएबल, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स के हवाले से। एस टी यू आर कॉल्ड मेंडल स्टैम वेरिएबल, ओनली 2 ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट बिकॉज, अब वो कहता है कि इसमें सिर्फ 2 जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तीनों नहीं हैं, क्योंकि इन तीनों का सम जो है वो किसके बराबर है, एक ये इसके। तो ये हम करके देख लेते हैं, चलो एस प्लस टी प्लस यू, ये चीज़ हमारे पास आ गई, और ये किसके बराबर है, हम इसमें जो है ये कर लेते हैं। मोमेंटम है, इसके नीचे इसका म्यू वाला इंडेक्स हम नहीं लिख रहे, बस ताकि अब आपको समझ आ चुकी है काफ़ी दफ़ा, वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। और प्लस साइन, ये आपकी दूसरी चीज़ बन गई, ए माइनस पी सी, यहाँ पे आप कर लो डी। ये चीज़ है, इसको हम चेक करते हैं कि ये हमें क्या देता है। तो पहले इनके स्क्वेयर्स खोल लेते हैं, स्क्वेयर आप खोलोगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वेयर, है, और ये बन जाएगा पी बी स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 पी ए बी बी, पी ए बी, इधर डॉट, पहला स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से बाकी जो है वो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाला है ए और सी का, इसमें माइनस साइन है दरमियान में, तो यहाँ पे बी की जगह सी कर देते हैं, यहाँ माइनस साइन और बी की जगह सी। इससे अगला जो है वो ए और डी के दरमियान है, तो लिख लेते हैं ए और डी के दरमियान है, डी की जगह हम डी कर देते हैं, हो गया। अच्छा, अच्छा जी, और फिर अब क्या है कि पी ए स्क्वायर जो है वो हमें पता है किसके बराबर है, पी ए स्क्वायर जो है वो एम ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं सी को बंद कर दूंगा, एम ए स्क्वायर, ये जो है ये एम बी स्क्वायर, ये एम ए स्क्वायर, ये एम सी स्क्वायर, ये एम, ये एम डी स्क्वायर, ठीक है, ये सारे हो गए। और इनको फिर हम अलग करते हैं, और फिर ये सारे जो हैं इनको हम अलग कर लेते हैं, ये जो
एम ए स्क्वायर कितनी दफ़ा है, ये 1 2 3 3 टाइम्स देते हैं, ये 3 टाइम्स हो गया। और एम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और डी स्क्वायर के सारे जो है एक दफ़ा है। ये चीज़ बन गई। इसे अगले स्टेप में देखते हैं। अच्छा, यहाँ है वो 2 कॉमन आ रहा है, तो ही इसको कॉमन भी ले लेते हैं। अब भी ठीक है, और पी ए भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर हम कॉमन ले लें तो आपके पास जो है वो बन जाएगा पी पी। ये चीज़ बन गई। और आप अगर कंजर्वेशन देखो, कंजर्वेशन जो मोमेंटम का है वो आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि पी ए जो है प्लस पी बी जो है वो बराबर है पी सी प्लस पी डी के। तो इसमें पी ए अगर आप निकाल लो तो पी ए जो है वो आपका क्या बन जाएगा, पी ए जो है मैं निकाल लेता हूँ इस तरीके से कि पी ए जो है इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ, ये माइनस के साथ आ जाएगा, और ये दोनों उस साइड पे ये भी माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ आपके पास पी बी माइनस पी सी माइनस पी डी बराबर है माइनस पी ए के। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं इस जगह पे, ये पुट कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया सब कुछ। ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनता है, नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, ये 2 है पी ए, ये स्क्वायर बन जाएगा, माइनस साइन बाहर जाते हैं और ये जो है ये इसका स्क्वायर बन गया है। पी ए का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मोमेंटम का स्क्वायर जो है वो मैस के बराबर होता है, मैस स्क्वायर। अब 2ma स्क्वायर आ गया। यहाँ पे जो फैक्टर 3 का आ रहा था और बाकी जगह 1 आ रहे थे, वो अब थोड़ा आपको क्लियर हो गया। हो गए 3 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फाइनली हमारे पास ये बन गया कि मैंडल्स टाइम वेरिएबल जो हैं एस टी यू, इनका सम एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर है, तमाम मैसेज के स्क्वायर का सम। अब ये तमाम क्वांटिटीज़ तो गिवन होती है, पार्टिकल जैसे ही आपने बता दिया उसके साथ ये मैसेज गिवन है, तो ये चीज़ें गिवन है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन आपको बता रहा है कि एस टी और यू जो हैं वो तीनों इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इनमें से एक को आप बाकी दो की टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो कि यू जो है उसको आप लिख एस एन टी। ठीक है, यू को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एस एन टी। तो फिर हम जो चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे एस और टी को इंडिपेंडेंट, और यू निकाला जा सके। एस और टी आपको पता है, मैसेज तो आपको पता है कि कौन सा पार्टिकल्स आपने लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप यू आराम से निकाल सकते हो अगर ज़रूरत पड़े। तो हम एस और टी जो है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन तीनों मैंडल्स टाइम वेरिएबल का आप लोगों को बता दिया कि 3 आप इनवेरिएंट्स बना सकते हो एस टी यू, जिसमें से ये 2 इंडिपेंडेंट हैं ओनली। तो यही बात नीचे जो है मेरा ख्याल लिखी हुई है, ओनली 2 जो है वो इंडिपेंडेंट है, एंड वी विल चूज एस टी एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं। कहते हैं फ्रेम्स की तरफ। फ्रेम्स आपके पास जो है वो एक लैब फ्रेम है और एक जो है वो आपका जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लैब फ्रेम बाय डेफिनेशन ये होगा कि जिसमें बी पार्टिकल रेस्ट पे है, बी पार्टिकल रेस्ट पे है, ए पार्टिकल आगे से टकराता है, और उसके बाद जनरल सिचुएशन ये है कि एक सी पार्टिकल निकलता है और एक डी। अगर इलास्टिक कोलिजन होगी तो ये ए पार्टिकल इधर चला जाएगा और बी पार्टिकल इधर, यानी डी जो है वो बी के बराबर होगा और सी जो है वो ए के बराबर होगा। तो ये जनरल सिचुएशन बनाई हुई है यहाँ पे। अब इनके आप 4 मोमेंटम लिख सकते हो। 4 सिचुएशंस हैं। पहला इंसिडेंट ए पार्टिकल, इसका 4 मोमेंटम इन लैब फ्रेम। लैब फ्रेम के लिए मैंने ऊपर एल डाल दिया,
तो इसकी एक एनर्जी होगी ए पार्टिकल की और एक इसका 3 मोमेंटम होगा एल के साथ। दूसरा पार्टिकल क्योंकि रेस्ट पे है और हमने C1 किया हुआ, एनर्जी जो है वो मैस बन जाएगी mb और मोमेंटम 3 मोमेंटम जो है वो 0। इसके बाद C पार्टिकल है, उसको भी आप लिख सकते हो ECl और फिर जो है इसका मोमेंटम भी लिख सकते हो। इसी तरीके से D का भी लिख सकते हो आप, एनर्जी और मोमेंटम। तो अब यहाँ पे हम चाहेंगे S और T वगैरह निकालना। अगर S निकालते हो तो S हो जाएगा PA² प्लस PB²। ठीक है, क्योंकि S क्या होता है PA प्लस PB का स्क्वायर। तो PA² प्लस PB² माइनस 2PA/PB। PA² जो है वो मैस ए पार्टिकल के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे मैं अक्सर जो है वो C की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। PB² जो है 4 मोमेंटम स्क्वायर PB² MB² हो गया। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, MB मल्टीप्लाई बाई EAL। तो ये हो गया MB EAL और ये 0 जो है मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो वो नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये चीज़ बन गई तो इससे आप एनर्जी निकाल सकते हो। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन लैब फ्रेम वो डिपेंड करेगी, ये इस तरीके से लिखी जा सकती है। इसमें एस जो है इन्वेरिएंट है, लॉरेंस इन्वेरिएंट जो है एस है। ठीक है, एस जो है वो MA² माइनस MB² ओवर 2MB जो है। ठीक हो गया ये। चलो, अब आपके पास अगर एनर्जी आ गई ए पार्टिकल की तो मोमेंटम निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो एक रिलेशन है, मोमेंटम का स्क्वायर जो है वो एनर्जी का स्क्वायर माइनस m²। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। E² जो है वो m² C² प्लस C4 प्लस करके MB² C² जो है वहाँ से ये रिलेशन C1 किए हुए हैं वहाँ पे। तो मोमेंटम का स्क्वायर जो एनर्जी का स्क्वायर माइनस MA², तो आप ये वैल्यू जो है वो, और ये इसका आंसर जो है वो ये इस तरह निकल आता है। और ये लिखा जा सकता है इस लैम्डा फंक्शन में। ये लैम्डा फंक्शन जो है 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, S MA² S MB²। और ट्रायंगल फंक्शन इसको कहा जाता है, गैलेन फंक्शन कहा जाता है। ये इस तरीके से डिफाइन होता है कि अगर इसके 3 आर्गूमेंट जो हैं x, y, z डिफाइंड एज x² प्लस y² प्लस c² माइनस 2xy माइनस 2xz माइनस 2yz। तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि मोमेंटम जो है कैसे जो है वो क्या एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, ये आप खुद से करके देख सकते हो आप लोग। और ये फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है इन x, y, z की ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये इसी तरीके से और भी चीज़ें निकाली जा सकती है। मैंने S निकाला है तो आप T निकाल के देख लो। T में क्या होता है PA माइनस PC, PA माइनस PC होल स्क्वायर होता है। ऊपर जाके दोबारा से मैं दिखा देता हूँ डेफिनेशन आप लोगों को। ये PA माइनस PC होल स्क्वायर, इसका है S का PA प्लस PB होल स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर खोलोगे आप, PA² आएगा, फिर PC² आएगा और फिर माइनस 2PA PC। तो वही चीज़ मैंने नीचे लिखी हुई है, PA² प्लस PC² माइनस 2PA डॉट PC। अब PA² जो है वो MA² बन गया, PC जो है वो MC² बन गया और उनका डॉट प्रोडक्ट लेना आपने। तो ये जो दोनों एनर्जी आएंगी और फिर माइनस दोनों के वेक्टर आएंगे। वेक्टर जो थ्री मोमेंटम जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट, उसमें फिर वो एंगल आपको मिल जाएगा। देखो C और A के दरमियान एंगल क्या है, ये C है। ठीक है, और ये A है, A जो सीधा जा रहा है तो इसके दरमियान एंगल साई है। तो यहाँ पे काज ऑफ साई जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। और भी चीज़ें जिनसे यू भी लिख सकते हो आप लिख के। तो ये हो गया लैब फ्रेम। लैब फ्रेम से आगे चलते हैं आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या है, दो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, मोमेंटम उनका 0 होता है और फिर दो टकराने के बाद अपोजिट चले जाते हैं और मोमेंटम फिर 0 होता है। तो C इस तरह जा रहा है, D इस तरह। तो इन जनरल ये सेम डायरेक्शन में भी वापस जा सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकली सेम डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, लेकिन इन जनरल एक एंगल बनाते हैं जो इंसिडेंट डायरेक्शन है अप्रोच की, उसके साथ थीटा एंगल बनाते हैं। तो ये जो थीटा एंगल है ये आपका सेंटर ऑफ मास एंगल है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर 4 मोमेंटम लिखने आपने। ए के लिए लिखते हो तो EA है और मोमेंटम का नाम हमने PA के बजाय P रख दिया। तो PB है, इसका एनर्जी EB है और मोमेंटम हमने कंजर्वेशन यहाँ पे लगाई है कि क्योंकि बाय डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास में इन दोनों के मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तो यहाँ माइनस P लिख दिया।
अब इसी तरीके से आफ्टर कुलियन जो है पी सी ई सी लिखा, यहाँ पे पी प्राइम लिख दिया, और पी डी ई डी जो है यहाँ पे माइनस पी प्राइम लिख दिया, क्योंकि आफ्टर कुलियन भी मोमेंटम का सम 0 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मोमेंटम जो पहले था वो बाद में भी हो। पहले वाला मोमेंटम जो है वो पी है, बाद वाला जो है वो पी प्राइम है। तो अब वो मेंडल्स टाइम वेरिएबल आप देख सकते हो, हम लिखते हैं अगर यहाँ पे तो क्या बनता है। तो मेंडल्स टाइम वेरिएबल पी ए जो एस को अगर करते हो तो इन दोनों का सम का स्क्वायर है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस 2 पी ए पी बी, ये है इसकी डेफिनेशन। पी ए स्क्वायर जो है वो आपका एम ए स्क्वायर है, पी बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो, दोनों की एनर्जी का प्रोडक्ट आएगा और दोनों के 3 मोमेंटम का प्रोडक्ट आएगा। तो ये बन गया 2 ई ए 2 ई बी प्लस 2 पी स्क्वायर। अच्छा, ये बन गया। अब यहाँ पे जो 2 पी स्क्वायर है इसमें से एक पी स्क्वायर आप एम ए स्क्वायर के साथ लिख लो, दूसरा पी स्क्वायर जो है वो एम बी स्क्वायर के साथ लिख लो, और फिर ये बन गया 2 ई ए ई बी। अब ये जो चीज़ है ये बन जाती है ई ए स्क्वायर। एनर्जी स्क्वायर जो है वो मोमेंटम स्क्वायर प्लस जो है मास स्क्वायर होता है। इसी तरीके से ये भी एनर्जी स्क्वायर जो है वो मोमेंटम स्क्वायर प्लस मास स्क्वायर होता है, और ये फिर 2a EB बन गया। अब ये आपके पास जो चीज़ अब बन गई है ये असल में जो है वो स्क्वायर का फार्मूला है, EA प्लस EB होल स्क्वायर का, EA स्क्वायर EB स्क्वायर प्लस 2EA EB। अब EA EB एनर्जी कंजर्वेशन बताता है कि EA प्लस EB बराबर होता है EC प्लस ED के, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो। तो अब आपने देखा कि ये जो S थी ये एक लॉरेंस इन्वेरिएंट क्वांटिटी है, ये आप मुख्तलिफ फ्रेम में निकाल सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी एक जो है वो इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन जो है वो बनती है, वो ये बनती है कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कहते हैं टोटल सेंटर ऑफ मास एनर्जी का स्क्वायर। इसका नाम हमने ECM रख दिया, ये ECM, ठीक है। EA प्लस EB जो है वो ECM के बराबर है, EA प्लस EB बराबर है EC प्लस ED के, तो EC प्लस ED भी ECM के बराबर है। तो S जो है वो बन गया ई सेंटर ऑफ मास एनर्जी स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास एनर्जी स्क्वायर बोलते हैं, टोटल भी नहीं बोलते। टोटल मतलब वो बेसिकली पता होता है कि ये टोटल ही की बात हो रही है। टोटल जो एनर्जी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसको ECM कहते हैं, सेंटर ऑफ मास एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एनर्जी, ठीक है। तो S जो है वो ECM स्क्वायर है, और ECM निकालोगे तो S का स्क्वायर रूट बन जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में जिसमें पार्टिकल को टकराया जाता है आपस में, ये क्वांटिटी बताई जाती है कोलाइडर्स में। जैसे कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो कि सन में है, ठीक है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर सन का जो है उसमें जो एनर्जी है 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मीनिंग्स हैं इसके, अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये सेंटर ऑफ मास एनर्जी है। दो प्रोटॉन आपस में आके टकरा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उनकी जो टोटल एनर्जी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आप ऐसे फ्रेम में हो जो उनके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, तो आप जो एनर्जी देखोगे वो 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिजन्स, ठीक है। तो यही एनर्जी एक और कोलाइडर है जिसको टेवाट्रॉन कहते हैं, उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक एंटी प्रोटॉन, उसमें ये 1.96 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि एनर्जी दोनों की कंट्रीब्यूट इक्वली कर रही है, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन की 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आधी आधी दोनों की होगी 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे एक्सीलेटर की ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये एस के रूट बताते हैं 14 कितनी एनर्जी में पहुँच गया कोई कोलाइडर जो है वो, उससे मुराद ये होती है ECM से जो मैंने यहाँ बताई। अच्छा, इसके अब इसी सेंटर ऑफ मास में भी आप पी मैग्नीट्यूड और पी प्राइम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। एक्सरसाइजेस के तौर पे मैंने आप लोगों को ये दे दिया कि वो इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। अच्छा, और एनर्जी भी निकाल सकते हो, EA इसके बराबर है, EB इसके, EC ED, ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अगर इलास्टिक कोलिजन होगी तो फिर क्या होगा। इलास्टिक कोलिजन में बार बार आपको बताया मैंने कि जो C पार्टिकल है वो A बन जाएगा, तो MA जो है MC जो है वो MA बन जाएगा, और D पार्टिकल असल में B बन जाएगा, यानी MP जो है MP। काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व होती है। अच्छा, तो ये चीज़ कर लो आप, अगर जो है ये करते हो तो देखो क्या होता है। यहाँ पे ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसमें देखो आप,
अगर यहाँ पे जो है सी की जगह आप ए लिख दो और डी की जगह बी, तो ये वाली जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मोमेंटम जो है वो सेम हो जाएगा। मोमेंटम जो है काइंड ऑफ कंजर्व, उसकी मैग्नीट्यूड कंजर्व रहती है। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ आपने नॉन रिलेटिविस्टिक जो कुलियन थी उसमें भी देखी थी, उसमें भी इसी तरह की एक चीज़ निकल के आई थी कि ये जो है ये चीज़ कंजर्व रहती है मैग्नीट्यूड, अगर आप लेक्चर वो जो है देखो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देखोगे सी की जगह जो है आपके पास ए आ जाएगा, और इसी तरह इसका मतलब ई सी जो है वो ई ए के बराबर हो जाएगा, ई डी जो है वो ई बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिक कुलियन में इतनी सारी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। और आप अगर ये मोमेंटम ट्रांसफ़र निकालते हो, यहाँ पे ये इन जनरल है, मोमेंटम ट्रांसफ़र कह रहा हूँ मैं, ये टी जो है मेंडल्स टाइम वेरिएबल है, जो कि अगर आपने देखा हो, यहाँ पे मैंने फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप जो है वो इसको ये देख, तो ये होता है। ठीक है, ये होता है, तो एम ए स्क्वायर जो है वो आपका एम ए स्क्वायर बन जाएगा, एम सी पी पी सी स्क्वायर जो है वो एम सी स्क्वायर बन जाएगा, पी ए स्क्वायर जो है वो एम ए स्क्वायर बन जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट आपने लिखना है, ये डॉट प्रोडक्ट आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, ये ई ए है, ये ई सी है, और ये दोनों डॉट प्रोडक्ट आएगा पी और पी प्राइम करके। ठीक है, ये क्वांटिटी इसको थोड़ा सा ये शायद लिखा हुआ है मैंने, हाँ मैंने देखा नहीं यहाँ पे, एम ए स्क्वायर एम सी स्क्वायर टू पी ए सी माइनस टू, तो इनमें दोनों में आप पी और पी प्राइम के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, तो यहाँ पे थीटा आ गया। ठीक है, और फिर ये बन गया टी। अब इसी चीज़ को मैंने एक और अंदाज में लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं क्या है वो। यहाँ पे नीचे टी, हाँ टी जो है ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, टी जो है ये पी स्क्वायर बन गया, और वन माइनस कॉस थीटा जो है, हाँ। तो ये जो नीचे क्वांटिटी लिखी हुई है, ये असल में लिखी हुई है किसके हिसाब से, ये लिखी हुई है इलास्टिक कुलियन के हिसाब से। तो यूँ करते हैं कि ये जो चीज़ें ये नीचे कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं क्या बनता है, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो टी जो है वो बराबर है आपके पास पी ए और माइनस स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो है फिर आपके पास क्या क्या आ जाएगा, पी ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पी पी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस तो ये डेफिनेशन है। इसके बाद हमने पी ए स्क्वायर जो है वो आपका बन गया, ए स्क्वायर, ये बन गया एम पी स्क्वायर, और ये आपका जो है यहाँ पे एनर्जी बनेगी, आ जाएगा। मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट यहाँ कहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक जगह मोमेंटम जो है आपका वो पी आएगा, दूसरी जगह जो है वो पी बन गया, एम ए स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, और माइनस तो है ये एनर्जी है इस तरीके से।
ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैं खोल देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट दोनों की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। मैग्नीट्यूड ये और कॉस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो हम लगा लेते हैं इलास्टिक कोलिजन में इन ए और सी बराबर हो जाएंगे, तो ये आपका जो है सी जो है ए बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ए आ जाएगा। ये दोनों जो है ये, ठीक है, तो ये बन गया। आप इसको आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। ये बन जाएगा आपका 2ma² हो रही है, भी नहीं है, a² बन जाएगा ये भी, इसको स्क्वायर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब m² अगर आप e² में से निकाल दो तो ये बन जाता है मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम स्क्वायर आ जाएगा, वो ये है। यहाँ पे सारी जगह जो है ये मोमेंटम स्क्वायर आ गया। ठीक है, लेकिन माइनस के साथ मेरा ख्याल शायद आता है। हाँ ठीक है, माइनस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ। तो ये मैं चीज़ यहाँ पे लिख भी देता हूँ। प्लस b² ma² प्लस b²। अब यहाँ पे आप 2p² जो अगर कॉमन ले लो तो बनेगा 2p² मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास 1 माइनस ठीक है 1 माइनस कॉस थीटा। तो फिर हम कहाँ पे पहुँच गए, क्या करना चाहते हैं, तो माइनस टी कर लेते हैं। ठीक है, सही। नेक्स्ट स्टेप पे इसको माइनस टी, अगर ये माइनस तो आप बन रहा है माइनस टी कर ले तो इसको माइनस बी प्राइम या बी प्राइम माइनस पी, बी प्राइम माइनस पी लिखा जा सकता है इसको। माइनस पी को अगर आप देखो खोल के तो ये पी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर पी इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो वो यही चीज़ बनती है। ठीक है, चाहो तो आप इसको खोल के भी देख सकते हो। तो ये असल में जो पी प्राइम माइनस पी है, इसको हम कहते हैं मोमेंटम ट्रांसफर स्क्वायर है।
पर हुआ है। ये फिजिकल क्वांटिटी बनाई है कि हाँ जो इसकी इंटरप्रिटेशन है टी की माइनस टी की, वो असल में क्या है, मोमेंटम ट्रांसफर स्क्वायर ट्रांसफर मोमेंटम ट्रांसफर स्क्वायर। तो एस का हमने क्या बनाया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एस जो है वो टोटल एनर्जी का स्क्वायर है, तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ का स्क्वायर, एनर्जी का स्क्वायर है। और जबकि टी जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में माइनस टी, इसको आप कह सकते हो मोमेंटम ट्रांसफर कोशिश की है। अगर आप जो है तो इसको ठीक है ठीक है। अच्छा टी जो है आपको लग रहा है कि टी जो है कोई बताएगा यहाँ पे इस रिलेशन को देख के कि टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस रिलेशन को देख के कोई बताएगा? स्टूडेंट मौजूद हैं या चले गए छोड़ के? टी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है इसे कोई देख के बताएगा? वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है और पाई हो सकती है, ज़ीरो से पाई के दरमियान हो सकती है, ठीक है। उसमें ये क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव रहेगी, इसका मतलब है टी जो है वो नेगेटिव। तो ये सही है, जो मैंने बात की है ये सही नहीं है। अच्छा खैर, यहाँ से देखने के बजाय हम पापा यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख लो आप, ये जो चीज़ है क्या है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये माइनस साइन हो गया, तो टी जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी बन गई। नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है या इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसको जो है वो कर लेते हैं लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू ज़ीरो। तो लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव है ये, अगर ज़ीरो का मैं नहीं करता तो ये ज़ीरो ही रहेगा, किसी भी फ्रेम में आप देखोगे ये नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, ये नेगेटिव ही रहेगा किसी भी फ्रेम में अगर चले जो आप। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे, ये मैंने बताया आपको कि टी जो है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ऐसे पार्टिकल्स के लिए ये आप देख सकते हो ये नेगेटिव रहेगा, एस जो है वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, एस जो है वो देखते हैं कि वो क्या रहेगा, कहाँ गया एस, हाँ ये एस था वो हमने लिखा यहाँ पे, ए प्लस ई बी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर एनर्जी के सम का, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये अंदाज़ा होना चाहिए, इलास्टिक बुलियन हो जाए तो बस यही हो जाएगा, वैसे तो इलास्टिक बुलियन बना दें, इलास्टिक बुलियन जो है वो, इलास्टिक बुलियन में चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाती है, बस ये है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं होगा, अच्छा पॉजिटिव, अच्छा ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको पता है कि ये असल में क्या है, ये लॉरेंस वेरिएंट क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो किसी भी फ्रेम में आप कैलकुलेट करोगे पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर वाली नेगेटिव है तो किसी भी फ्रेम में आप कैलकुलेट करोगे तो वो नेगेटिव रहेगी, ठीक हो गया।
यू के बारे में फिर आप लोग बता सकोगे कि यू क्या होगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ मैं। यू के तीनों जो रिलेटेड है, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो ये चीज़ रखी थी। अगर आप इलास्टिक बुलियन ले लो तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसमें ये इलास्टिक बुलियन है, चेक करके देखो कि ये क्या बनता है। अगर एस और टी जो है, टी नेगेटिव है और एस पॉजिटिव है और तीनों का सम जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो कुछ हम गैस कर सकते हैं कि यू जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो या और किसी तरीके से आप इसको अगर देखने की कोशिश करो, यहाँ पे जो है, अच्छा अगर ये दोनों पार्टिकल जो है और ये भी रेस्ट पे हो, और ये भी विदाउट जो है मोशन और है ये आपका खैर इसको देखने की कोशिश करो, ठीक है। आप देखो कि ये क्या बनता है, पॉजिटिव या नेगेटिव है इस तरीके से जो है स्पेस एस टी। वैसे देखा जाए अगर एस और टी को के टाइम लाइक और स्पेस लाइक के सेंस में, तो वो जो डेफिनेशन ये तो अपोजिट ही निकल रहा है। जो पॉजिटिव वाली है वो मेरा ख्याल है वो थी, से अगर हम कहें स्पेस और टी से टाइम लाइक, उसके थोड़ा सा अपोजिट ही निकल। ठीक है कि अगर डेल्टा स्क्वायर पॉजिटिव हो तो उसे टाइम लाइक कहेंगे, जो डेल्टा स्क्वायर नेगेटिव है तो उसको स्पेस लाइक कहेंगे। ये जो खैर नाम है इसका शायद इससे ताल्लुक भी हो, लेकिन यहाँ तो अपोजिट ही बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे पास कुछ इसकी हमने डिस्कशन कर लिया, इसकी जो पैरामीटर्स हैं इनकी। एक और छोटी सी चीज़ करते हैं, फिर वहाँ पे मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम, ये आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी एम फ्रेम ये देखा था आपने, वहाँ पे भी निकाला था नॉन रिलेटिविस्टिकली। यहाँ पे जो है आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है लॉरेंस जो है वो स्ट्रक्चर की जो फोर नोटेशन है, फोर नोटेशन जो है वो आप देखो कि वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें पी आपने कंसिडर करना है, पी टोटल, और ये किस फ्रेम में कंसिडर करना है, ये फ्रेम आपने जो है इसके ऊपर वैसे, तो मैं क्या म्यू जो है पी प्राइम म्यू जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, अगर फोर वेक्टर आप बनाते हो तो ये भी इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ पे लेफ्ट आएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा।